गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर आज हम लोग इस ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर आप सभी का हौसला बढ़ाते हुए एक लाइन आपके सामने रखूँगा। लाइन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आप सभी के सामने लिख रखा है। आप किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस वीडियोज़ की जितनी भी नोटिफिकेशंस मैंने अब तक अपलोड करी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, मैं आपके सामने वो टॉपिक लिखता हूं ताकि आपको आज के टॉपिक की जानकारी हो जाए। बच्चों, हम लोग कोलाइट का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को कोलाइट से परिचित कराया था और कोलाइट का वर्गीकरण किस तरह से हम लोग कर सकते हैं उसका एक मेथड मैंने आपके सामने बताया था। आज हम लोग कोलाइडों के वर्गीकरण का दूसरा मेथड लेकर के आए हैं और अपने इस मेथड में हम लोग कोलाइड का वर्गीकरण एक और नए तरीके से करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कोलाइड का वर्गीकरण परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की परस्पर क्रिया के आधार पर कीजिए। तो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पहले से ही बता चुका हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियोज में ये भी बताया था कि ऐसे विलयन या ऐसा घोल, कुछ भी मान लीजिए आप, जिसमें कणों का जो आकार है, कणों का आकार, अगर बच्चों कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम रहता है, 1 नैनोमीटर से कम रहता है, तो वह जो घोल है उसको हम लोग विलयन कहते हैं। आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर किसी घोल में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम रहता है तब वह विलयन कहलाता है। अगर बच्चों कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, कितना होता है? 1000 नैनोमीटर से अगर बच्चों अधिक होता है तो ऐसा घोल निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? निलंबन कहलाता है। मैं इसकी जानकारी भी आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। और साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है, तो उसे हम लोग कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोलाइड कहते हैं। एक बार फिर बता दूं, अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है विलयन कहलाता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है निलंबन कहलाता है, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है तो बच्चों उसे हम लोग कोलाइड कहते हैं। क्लियर है बच्चों? जिस प्रकार विलयन में विलेय और विलायक होता है, विलेय और विलायक दोनों के मिलने से विलयन बनता है, या ऐसे मान लीजिए कि जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तभी बच्चों विलयन बनता है।
ठीक इसी प्रकार कोलाइड में भी मैंने बताया था कि विलेय होता है और दूसरा बच्चों विलायक होता है। लेकिन यहाँ पर विलेय को हम लोग बोलते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। क्या बोलते हैं बच्चों? परिक्षिप्त प्रवस्था बोलते हैं। और विलायक को हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। तो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम बच्चों, जब तक विलेय पदार्थ विलायक में घुलेगा नहीं तब तक विलयन नहीं बनेगा। इसीलिए बच्चों विलेय और विलायक के बीच की क्रिया यह बताएगी कि विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए बच्चों हम लोगों ने अपनी जो अगली हेडिंग डाल रखी है वो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच की क्रिया के आधार पर, यानी यह जो परिक्षिप्त प्रवस्था विलेय है और यह परिक्षेपण माध्यम विलायक है, इन दोनों की परस्पर क्रिया के आधार पर बच्चों अपने को बताना है कि कोलाइड कितने प्रकार का हो सकता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बच्चों परिक्षिप्त प्रवस्था मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, यह किस रूप में होती है? विलेय के रूप में होती है। और परिक्षेपण माध्यम किस रूप में होता है? यह बच्चों विलायक के रूप में होता है। किस रूप में होता है बच्चों? यह विलायक के रूप में होता है। और जब इस परिक्षिप्त प्रवस्था को यानी विलेय को हम लोग विलायक में अर्थात परिक्षेपण माध्यम में घोल देते हैं तभी बच्चों क्या बनता है? कोलाइड बनता है। तो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की परस्पर क्रिया के आधार पर बच्चों दो प्रकार के कोलाइड अपने को प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के कोलाइड प्राप्त होते हैं? दो प्रकार के, जिनमें से एक प्रकार का कोलाइड कहलाता है द्रव स्नेही कोलाइड। क्या कहलाता है बच्चों? द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। और दूसरा बच्चों क्या कहलाएगा? मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ। दूसरा बच्चों कहलाता है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड। किसी भी बात को समझाने के लिए और आपको बच्चों समझने के लिए थोड़ा पर्याप्त समय चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली समझेंगे नहीं बच्चों निश्चित रूप से मेरे द्वारा बताई जाने वाली बात मिथ्या साबित होगी अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए बच्चों किसी भी बात को समझाने के लिए उसकी शुरुआत से नॉलेज अपने को प्राप्त होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन यहीं से प्राप्त हो सकता है कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड कब प्राप्त होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की परस्पर जब क्रिया होती है तो उस क्रिया के आधार पर अपने को दो प्रकार के कोलाइड प्राप्त होते हैं, एक द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड। अब ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इन पर कई क्वेश्चंस बच्चों पूछे जाते हैं और हर वर्ष ही कुछ ना कुछ इन दोनों से पॉइंट बन करके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। मैं एक एक पॉइंट आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से रखूँगा और बच्चों अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो बच्चों आज का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपसे अछूता रहे, जो आपको प्राप्त ना हो पाए। तो यह द्रव स्नेही कोलाइड क्या है और यह द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। बच्चों मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक पात्र ले लिया और उस पात्र में मुझे पता है कि कोलाइड में दो चीज़ें होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रवस्था होती है और एक बच्चों परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षेपण माध्यम किस रूप में होता है? विलायक के रूप में। मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई बढ़िया उपयुक्त विलायक ले लेता हूँ। कोई बढ़िया उपयुक्त विलायक से मतलब मैं परिक्षेपण माध्यम ले लेता हूँ। यह परिक्षेपण माध्यम मैंने ले लिया। परिक्षेपण माध्यम किस रूप में होता है आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ, यह विलायक के रूप में होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच्चों मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं परिक्षिप्त प्रवस्था को मिलाता हूँ। क्या मिलाता हूँ बच्चों?
परक्षिप्त प्रवस्था को मिलाता हूँ। ये देखिए साहब, मैंने परक्षिप्त प्रवस्था मिला दी। मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ परक्षिप्त प्रवस्था। अब परक्षिप्त प्रवस्था यानी विलेय। परक्षिप्त प्रवस्था किस रूप में होता है? विलेय रूप में होता है। अब परक्षिप्त प्रवस्था यानी विलेय को आपने परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक में मिलाया, और जैसे ही इस विलेय को इस विलायक में आपने मिलाया, यह विलेय यानी परक्षिप्त प्रवस्था तुरंत किस रूप में बदल गई? कोलाइड के रूप में बदल गई। किस रूप में बदल गई? कोलाइड के रूप में बदल गई। बच्चों, अगर इस प्रकार से तुरंत आपको कोलाइड मिल जाता है तो वो कोलाइड कौन सा कहलाता है? द्रव स्नेही कोलाइड। क्लियर हो गई बात? अर्थात परिभाषा क्या निकलेगी? बी कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में, बी कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाते ही, बी कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाते ही प्राप्त हो जाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। क्लियर हो गई परिभाषा? एक और परिभाषा हो सकती है कि जब परक्षिप्त प्रवस्था को जैसे ही परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है, तुरंत कोलाइड अगर प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार का कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। क्लियर हो गई बात? परक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाते ही अगर कोलाइड प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार का कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइए। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं यहाँ पर? यदि सारी बातें क्लियर हो गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। अब बात आती है बच्चों द्रव विरोधी कोलाइड की। द्रव विरोधी कोलाइड क्या है? सेम प्रोसेस हम लोग रखने वाले हैं। हम लोग फिर से एक पात्र लेंगे, फिर से उस पात्र में बच्चों अपने को क्या यूज करना है? विलायक। और कोलाइड में विलायक किस रूप में होता है आपको मैं बता चुका हूँ, परिक्षेपण माध्यम के रूप में। मैंने फिर यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम लिख लिया। परिक्षेपण माध्यम से मेरा मतलब किससे है? विलायक से है। और अब इस विलायक में बच्चों हम लोग क्या मिलाएंगे? मैंने आपको बताया था मैं विलेय मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा बच्चों? विलेय मिलाऊंगा। और विलेय किस रूप में होता है ज़रा बताइएगा? विलेय होता है आप देखिए परक्षिप्त प्रवस्था के रूप में। किस रूप में होता है? परक्षिप्त प्रवस्था के रूप में। मैंने परक्षिप्त प्रवस्था लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया विलेय। बच्चों यहाँ पर देखिए परक्षिप्त प्रवस्था को जैसे ही परिक्षेपण माध्यम में मिलाया तुरंत कोलाइड बन गया, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में ऐसा नहीं होता। बी कोलाइड जो विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाए जाने पर भी शीघ्रता से प्राप्त नहीं होते हैं। बे कोलाइड जिनमें विलेय को विलायक में मिलाने पर भी शीघ्रता से प्राप्त नहीं होते हैं, बच्चों द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। और इधर क्या था? बे कोलाइड जो विलेय को विलायक में मिलाने पर शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। परक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाते ही शीघ्रता से प्राप्त हो जाए, जबकि इधर क्या है? परक्षिप्त प्रवस्था को अगर परिक्षेपण माध्यम में आप मिला देते हैं तो ऐसे कोलाइड शीघ्रता से प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे कोलाइड क्या कहलाते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर रिकॉल करता हूँ। बी कोलाइड जो परक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिला देने पर भी शीघ्रता से प्राप्त ना होते हैं तो बच्चों उनको हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई हों तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग एक और पॉइंट को लेते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड का यह जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी हम लोगों ने एक एक पॉइंट दोनों का पढ़ लिया है कि द्रव स्नेही कोलाइड की क्या परिभाषा होगी, द्रव विरोधी कोलाइड की क्या परिभाषा होगी। अब दूसरे पॉइंट को लेकर के हम इन दोनों को समझते हैं। अब बच्चों हम लोग दूसरे पॉइंट को लेकर के जिक्र करेंगे। एक पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं,
अब दूसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड को पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, चलिए समझते हैं। बच्चों, मैंने भी बताया था कि परिक्षेपण माध्यम भी चाहिए अपने को, और परिक्षेपण माध्यम को जैसे ही परिक्षिप्त प्रवस्था में दोनों को नोट किए रहता हूँ। जैसे ही परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रवस्था मिलाई जाती है, परिक्षिप्त प्रवस्था किस रूप में होती है बच्चों? विलेय के रूप में होती है। और परिक्षेपण माध्यम किस रूप में होता है? यह विलायक के रूप में होता है। तो जैसे ही मैंने बताया था कि इस परिक्षिप्त प्रवस्था को जैसे ही परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे, तुरंत अगर अपने को कोलाइड मिल जाता है तो वह कोलाइड आपका द्रव स्नेही कोलाइड कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई थी। दूसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों? अगर किसी कारण से परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था अगर ये दोनों अलग हो जाएं, दोनों को अलग हो जाना, दोनों किसी न किसी कारण से अलग हो जाएं, तो इनके अलग होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है बच्चों अवक्षेपण। क्या नाम है बच्चों? अवक्षेपण नाम है। जिस प्रकार दूध में अगर आप नींबू का रस निचोड़ दें तो आप देखेंगे दूध का जो थक्कापन है, जो गाढ़ापन है, वो अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था का अलग हो जाना, अगर किसी कारण से परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था ये दोनों अलग हो जाती हैं, अर्थात इनका क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब अलग हो जाना। अगर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था किसी कारण से दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों का अवक्षेपण हो जाता है, तब भी बच्चों इन दोनों को पुनः आपस में मिला करके कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। इन दोनों को वापस पुनः मिला करके कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। अर्थात पॉइंट क्या निकल रहा है? पॉइंट यह निकल रहा है कि यदि किसी कारण से परिक्षेपण विधि के द्वारा या परिक्षेपण हो जाने पर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था अलग हो भी जाते हैं, यदि किसी कारण से अवक्षेपण के फलस्वरूप परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था अगर ये दोनों अलग हो भी जाते हैं, फिर भी इन दोनों को आपस में मिलाया जा सकता है और मिला करके कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जा सकता है। आई होप आपको यह दूसरा प्रक्रिया, दूसरा मेथड भी समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गई वाली बात? चलिए हम लोग द्रव विरोधी की तरफ चलते हैं। बच्चों, द्रव विरोधी में ऐसा नहीं होता है। अगर द्रव विरोधी में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था अगर ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तब उस कंडीशन में इन दोनों को वापस जोड़ पाना कठिन है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दोबारा इनको जोड़ा नहीं जा सकता, दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। और जब ये दोबारा जोड़े नहीं जा सकेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कोलाइड का निर्माण अब नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? यहाँ क्या था, मैंने बोला था कि अगर अवक्षेपण हो भी जाता है, अवक्षेपण का मतलब परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था अलग हो भी जाती हैं, तब भी दोनों को परस्पर मिला करके कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। जबकि इस प्रकार के कोलाइड में यानी द्रव विरोधी कोलाइड में अगर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था अलग अलग हो जाती हैं तो इनको
फिर वापस जोड़ा जाना कठिन है, या जोड़ा ही नहीं जा सकता, मिलाया ही नहीं जा सकता, और जब ये दोनों दोबारा नहीं मिल पाएंगे, कोलाइड का निर्माण नहीं हो सकता। आई होप द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी कोलाइड की दूसरी जो मैंने बात आपको बताई आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं तीसरे पॉइंट की ओर चलता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है, चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि द्रव्य स्नेही कोलाइड में जो परिक्षेपण माध्यम है और परिक्षिप्त प्रवस्था है, ये दोनों अवक्षेपण की क्रिया के द्वारा अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग हो जाने पर भी उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। देखिए एक और यहाँ से नया पॉइंट निकल करके आ जाएगा, समझने पर ध्यान देना बच्चों। एक तो हमारे पास परिक्षेपण माध्यम मैंने यहाँ पर लिख दिया, ध्यान देना बच्चों क्या पॉइंट निकलता है, और इधर मैं लिखे देता हूँ परिक्षिप्त प्रवस्था। एक तरफ परिक्षेपण माध्यम, एक तरफ परिक्षिप्त प्रवस्था। क्लियर है बच्चों? परिक्षिप्त प्रवस्था किस में मिलेगी? परिक्षेपण माध्यम में। किसका निर्माण होता है? द्रव्य स्नेही कोलाइड का। यही तो मैंने बताया था। यानी परिक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में हम लोग मिलाएंगे, कोलाइड का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? देखिए बच्चों मैं फिर यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, पॉइंट को समझना। जैसे ही आप इसको इसमें मिलाएंगे कोलाइड बनेगा, ठीक। और फिर अवक्षेपण विधि होते ही आप देखेंगे कि परिक्षेपण विधि में क्या होगा, कोलाइड में दोनों पार्टिकल्स यानी परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था ये दोनों अलग हो जाएंगे, जैसा मैंने दूसरे पॉइंट में आपको बताया था। जब अवक्षेपण होगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी यहाँ पर तो कोलाइड पहले तो बनाया था, लेकिन जब दोनों अलग हो गए तब बच्चों जो कोलाइड है वो भी बंद हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। यही तो बात होगी। जब ये दोनों मिलेंगे तभी कोलाइड बनेगा, और जब अवक्षेपण से दोनों अलग हो गए तो कोलाइड बनेगा नहीं। और फिर मैंने बोला कि अगर अलग हो जाते हैं तो फिर से इन दोनों को आपस में जोड़ करके कोलाइड बना सकते हैं। यानी कोलाइड को हटाया भी जा सकता है और फिर से कोलाइड बनाया भी जा सकता है। यानी ये प्रक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है। कोलाइड बना भी सकते हैं, कोलाइड हटा भी सकते हैं, और हटे हुए को फिर से कोलाइड में बदल सकते हैं। यही तो बात आई है। तो ये प्रक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है, और जब दोनों दिशाओं में होगी तब बच्चों इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहेंगे। यानी कोलाइड बनने के बाद अगर दोनों परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था अलग हो भी जाते हैं तब भी उनको आपस में जोड़ करके कोलाइड में बदला जा सकता है। क्लियर हो गई? और इसी पॉइंट से एक पॉइंट और निकलेगा, जब इनको अलग अलग करने पर भी कोलाइड हम बना सकते हैं तो इसका मतलब इस प्रकार के जो कोलाइड हैं वो उत्क्रमणीय होने के साथ साथ बच्चों स्थायी कोलाइड भी कहलाते हैं। कैसे कोलाइड होंगे? स्थायी कोलाइड भी होंगे। ये दोनों बातें हमारी निकल कर के आई हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन सा कोलाइड स्थायी होता है, कौन सा अस्थायी होता है, कौन सा कोलाइड उत्क्रमणीय होता है, कौन सा अनुत्क्रमणीय होता है। आपसे भी पूछ सकते हैं कि द्रव्य स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होता है क्यों? द्रव्य स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होता है क्यों? तो आप क्या बताएंगे कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था अगर ये दोनों अवक्षेपण विधि के द्वारा अलग अलग भी हो जाते हैं तब भी इनको आपस में जोड़ करके कोलाइड बनाया जा सकता है, जिस कारण ये उत्क्रमणीय कोलाइड कहलाते हैं और साथ ही साथ बच्चों ये स्थायी कोलाइड भी कहलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। जबकि द्रव्य विरोधी में क्या है? मैंने बताया था अगर परिक्षिप्त यानी परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था, मैं यहाँ पर दोनों के नाम लिखे देता हूँ। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, अगर बच्चों ये दोनों एक बार अलग अलग हो गए
अगर ये दोनों किसी न किसी तरीके से, मैंने बोला परिक्षेपण माध्यम और परिचित अवस्था को किसकी सहायता से अलग कर सकते हैं? अवक्षेपण के द्वारा। अगर ये अवक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा दोनों अलग अलग हो गए तब इनको फिर वापस जोड़ करके कोलाइड नहीं बना सकते। यानी इस प्रकार के कोलाइड क्या कहलाएंगे? अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? अनुत्क्रमणीय कोलाइड। मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ। इस प्रकार के कोलाइड अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहलाएंगे। अब यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय कोलाइड क्यों कहते हैं, या क्यों कहा जाता है इनको अनुत्क्रमणीय कोलाइड? तो मैंने क्या बताया कि अगर परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रवस्था अगर एक बार दोनों अलग अलग हो गई तो इनको आपस में जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बच्चों इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। चौथे नंबर की बात करते हैं। इस प्रकार के कोलाइड यानी द्रव स्नेही कोलाइड क्या कहलाते थे? स्थायी कोलाइड कहलाते थे, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से फिर बन जाते हैं। अगर दोनों माध्यम अलग अलग हो भी जाएंगे तब भी बच्चों वापस इनको बनाया जा सकता है, जबकि इनको नहीं बना सकते। इसका मतलब ये कैसे होते हैं? ये अस्थायी होते हैं। अनुत्क्रमणीय के साथ साथ इस प्रकार के कोलाइडों को और क्या कहते हैं? इस प्रकार के कोलाइडों को बच्चों अस्थायी कोलाइड कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप आपको यह थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग और आगे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि और पॉइंट क्या हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट हम लोग क्या क्लियर कर सकते हैं? चलिए हम लोग बात करते हैं। हमको परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रवस्था इन्हीं दोनों के आसपास ही घूमना है। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था इन्हीं दोनों पॉइंटों के आसपास ही हम लोगों को रहना है, क्योंकि हम लोग जब कोलाइड पढ़ेंगे तो हम लोग इन्हीं दोनों की चर्चा करेंगे। बच्चों परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रवस्था मैंने बताया अगर अलग अलग हो भी जाती हैं फिर भी इनको एक दूसरे के पास ला करके कोलाइड का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में प्रबल आकर्षण होता है। अगर इन दोनों को पुनः एक दूसरे के पास लाया जा सकता है तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में प्रबल आकर्षण होता है। यही अपना पांचवा पॉइंट होगा कि द्रव स्नेही कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रवस्था के बीच में प्रबल आकर्षण होता है। क्लियर हो गया। और एक लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव स्नेही कोलाइड को किसी भी सरल विधि के द्वारा बना सकते हैं। किसी भी सरल विधि के द्वारा निर्मित किया जा सकता है, क्योंकि विलेय विलायक में घुलते ही द्रव स्नेही कोलाइड का निर्माण कर लेता है। तो मैंने अपना ये 6 पॉइंट लिखा है कि सरल विधि के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। सरल विधि के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपके सामने स्पष्ट हो गई हैं। जबकि द्रव विरोधी में क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि जो परिक्षेपण माध्यम है, मैं यहाँ पर भी नोट किए देता हूँ परिक्षेपण माध्यम, और दूसरी ओर बच्चों मैं किसको नोट करूँगा? परिक्षिप्त प्रवस्था। दोनों पॉइंट मैंने लिख लिए। इसमें क्या है? दोनों के बीच में बच्चों आकर्षण नगण्य रहता है। आकर्षण कैसा है? नगण्य रहता है। अगर आकर्षण होता तो ये दोनों भी आपस में जुड़ करके कोलाइड बना लेते, लेकिन चूंकि इसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आकर्षण नगण्य है। द्रव स्नेही कोलाइड को सरल विधियों से बनाया जा सकता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अगर बनाना है तो बच्चों कुछ विशिष्ट विधियों का हम लोग उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? विशिष्ट विधियों के द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं। वो विधियां कौन कौन सी होंगी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। विशिष्ट विधियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो बच्चों कौन कौन सी वो विधियां होंगी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग केवल कोलाइडी
का जो वर्गीकरण है हम लोग उसको पढ़ेंगे और आगे चल करके फिर हम लोग इन विधियों का भी जिक्र करेंगे। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ बच्चों अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और उनको इस लिंक को शेयर करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।